सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ छोटी मोटी खास चर्चाएं और कुछ ऐसी जानकारियां जिनको लेकर हम आप तक आने का प्रयास करते हैं और हमारा हर संभव प्रयास होता है कि हम आप तक अथक जानकारियां लाने का प्रयास हमारा चलता रहे। भैया वैसा है कि अगर किसान की हम बात करें तो किसान के मुद्दे को लेकर के लोकसभा और विधानसभा में रखा तो बराबर जाता है, लेकिन क्या वास्तविकता के आधार पर किसानों के लिए वाकई में सरकार ने कभी चिंता की? और कहीं ना कहीं पर अगर ये सारी गतिविधियां आपको जानना है तो आपको तो धरातल में आना पड़ेगा। धरातल से मेरा मतलब है कि भाई जिस कुर्सी में हमने जनप्रतिनिधियों को बैठाया है और उनकी नैतिकता याद दिलाने के लिए क्यों ना अब हम उन्हें खेत बाड़ी ये घुमाना शुरू करें, या फिर हम ये कह लें कि उन्हें हर एक किसान तक पहुँचाएँ और वहाँ पर उनकी बातों को सुनाना शुरू करें। तो भाई अब यहाँ पर जब अगर शुरुआत होती है ख़ास तौर पर किसानों को लेकर के, तो किसान की समस्याओं के लिए सरकार और सरकार के बैठे हुए नुमाइंदे जो कहीं ना कहीं पर पैनल ऑफ रिमोट कंट्रोल का काम कर रहे होते हैं, तो क्या इस रिमोट कंट्रोल से चलने वाले विधायकों के पास इतना समय होता है? ख़ास तौर पर वो विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं और सत्ता में बैठी हुई सरकार और सरकार के वो विधायक जिन्होंने कभी गरीब की झोपड़ी और गरीब तबके के किसानों की ओर कभी देखना ही उचित नहीं समझा। भाई आज जब हम जगह जगह पर जा रहे हैं, देखते हैं, क्षेत्रों की समस्याओं से रूबरू हो रहे होते हैं और लगातार हमने प्रयास भी किया कि क्यों ना हम इन सारी समस्याओं को आप तक रखें और आपके सामने इन बातों को लेकर के आएँ। भाई आज जब मैं किसानों के बीच होता हूँ और किसानों को मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी हमदर्दी महसूस होती है और बड़ा एक अजीब सा दर्द भी महसूस होता है कि क्या हमदर्दी और हमदर्दी के साथ एक जो अजीब सा दर्द है जो कहीं ना कहीं पर सीने में चुभ रहा होता है। क्या ये वही किसान है जो लगातार हर 5 वर्ष में होने वाले चुनावों में अपना मतदान करते हैं और हर बार एक विधायक चुन करके लाते हैं? भाई हाँ, ये कहने सुनने में अलग बात है कि कुछ लोग कांग्रेस को चुनते, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं। अर्थात सीधा सीधा ये है कि कुछ लोगों ने भाजपा का विधायक बनाया और कुछ लोगों ने कांग्रेस का विधायक बनाया। भाई एक तरफ नैतिकता के आधार पर सत्ता पक्ष में बैठे हुए विधायकों ने लगातार हर बात एक बात कही, जब ये बात सामने आती है कि हमने क्षेत्र के हर वर्ग की ओर बराबर ध्यान दिया और उनके लिए कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास किया। तो भाई अगर आपने बेहतर करने का प्रयास किया तो फिर वो बेहतर सिस्टम कहाँ गया? आज जब मैं कुछ किसानों से मिल रहा हूँ और मेरे आगे पीछे आप देख रहे होंगे इधर पूरा खेत खलिहान का हिस्सा है, यहाँ पर लोगों ने छोटे छोटे मकान बना रखे हैं। दरअसल मैं वर्तमान समय में अभी चुनावी मोमेंट था, उस चुनाव मोमेंट के बाद मैंने थोड़ा सा भ्रमण करना शुरू किया और उस भ्रमण के दौरान क्योंकि वास्तविकता अगर हमें जाननी है तो सबसे पहले हमें उन जगहों पर जाना होगा, उन लोगों से बातचीत करनी होगी, तब हमें किसी भी समस्या का समाधान समझ में आएगा कि वो होगा कैसे। भाई समस्याएं हैं तो समाधान भी होगा। कहीं ना कहीं पर लोगों के मन में ये बात चल रही होती है कि भाई जब हमने एक विधायक को चुन लिया तो उस विधायक से ले करके और ख़ास तौर पर नैतिकता के आधार पर जो सरकार बैठी है वो हमारी समस्याओं का समाधान कैसे और कब करेगी। आज मौजूदा हालातों में जब मैं किसानों के बीच आता हूँ तो किसानों के मध्य, क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊँ, किसानों की जो पहल है ऐसा है कि उनकी बातों को किसी न किसी को तो रखना होगा। अब जब हम किसानों के बीच जा रहे होते हैं तो हम किसानों से बात करने का प्रयास करते हैं तो वो लोग ऑन कैमरा नहीं आना चाहते हैं। कुछ हाँ पढ़े लिखे किसान हैं जो ऑन कैमरा आने को तैयार भी होंगे, तो उन तक अभी हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमने फिर भी निचले स्तर पर धरातल में जा कर के उनसे उनकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जानने का बहुत हद तक हमने प्रयास किया। भाई अब ऐसा है कि अब किसान करे तो करे क्या? एक तरफ बिजली की व्यवस्था दी गई और वो भी कैसी व्यवस्था होती मैं आपको बता देता हूँ। 10 घंटे की बिजली और उस 10 घंटे की बिजली में कोई वो नहीं होता कि वो बिजली आपको कब तक और कितने देर तक मिलेगी, यानी कि आपको सिर्फ 10 घंटे की उपलब्धता है नाम मात्र की। दूसरी तरफ होता है किसानों के लिए खेती करने के लिए सिंचाई के संसाधन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के अगर मैं ये कहूँ कि हमारे क्षेत्र में कितने ऐसे लोग होंगे जो खेती किसानी के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, तो भाई ऐसा है कि आप किसी भी ज़िले में अगर जा रहे हैं तो तय है कि उस ज़िले में 2 विधानसभा क्षेत्र, 1 विधानसभा, 4 विधानसभा, 5 विधानसभा, 3 विधानसभा
संभवतः ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम चले, लेकिन इसके बाद हमने कहा ना कि जब हम किसी बात को अगर जानने का प्रयास करते हैं तो भाई हमें उसकी तह तक जाना होगा। तो हमने भी वही किया। अब हम धीरे धीरे किसानों की तह तक जाना शुरू करते हैं। तो हमने जब प्रायोरिटी के तौर पर हमने जानने का ये प्रयास किया कि भाई अगर आप फसल की उपज करते हैं तो कैसा, किस तरह से, कितने खर्च कर रहे हैं और उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं। क्योंकि देखिए, सरकार के जो मैनिफेस्टो थे वो बाकायदा फ्रंट पेज पर छपे हुए थे, अखबारों में भी, टीवी में तो अब ऐड भी चल रहे होते हैं कि किसानों को ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन सिर्फ विज्ञापन पर। भाई सरकारों ने विज्ञापन का रास्ता पकड़ा, लेकिन धरातल का रास्ता उन्होंने कभी नहीं पकड़ा। क्योंकि आज जो हकीकत है वो हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम किसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो वास्तविकता के तौर पर उस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ हैं क्या, इस पर हमें थोड़ा सा देखना था। हम नहीं जा पाते। भाई आप एक बात बताइए कि अगर हम कहीं जाते हैं तो तय है कि वहाँ पर की स्थितियों परिस्थितियों को हमें देखना होगा, गहराइयों को भांपना होगा, वहाँ पर का मापदंड निकालना होगा। साथ ही साथ अगर किसी भी क्षेत्र में जहाँ कृषक वर्ग ज़्यादा है, यानी कि किसानों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर मंडी की व्यवस्था करना। क्योंकि भाई तय है कि अगर लोग किसान हैं तो किसान ज़रूरी नहीं कि धान या गेहूँ उगाएगा या चना की खेती करेगा या फिर सिर्फ सरसों वगैरह, तो ये कोई वो नहीं है। देखिए, खेती करने के जो प्राय हैं, यहाँ पर लोगों ने अलग अलग दिशा और दशा में खेती करना शुरू की। कुछ लोग भाजी बो रहे होते हैं, कुछ लोग भाजी की फसल कर रहे हैं, कुछ लोग अनाज की फसल उगा रहे होते हैं, कुछ लोग आलू की पैदावार कर रहे होते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करके, मतलब तमाम, चाहे सब्जी का हो या फिर फसलों का हो। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन इस सिलसिले के साथ कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। हमने एक बात रखी, मैं कहता हूँ कि अगर किसी गांव में लगभग 150 से 200 किसान हैं और उनके पास काफ़ी मात्रा में, क्योंकि ठीक है अनाज तो आपका वेयर हाउस चला जाएगा, वहाँ पर जो है तो जो कृषि उपज मंडी है वहाँ पर चला गया, वहाँ पर उसकी जो है तो मानक मूलक जो भी उसका मापदंड है उसके आधार पर उसे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर जो सब्जी के व्यवसायी हैं, सब्जी की खेती कर रहे हैं, उनके लिए कौन सी व्यवस्था है। तो भाई आज जब हम कुछ बड़वारा विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, इस बड़वारा विधानसभा को लगातार मैं कई वर्षों से देखता आ रहा हूँ। क्योंकि प्रायः अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा गांव क्षेत्र भी होता है और इन क्षेत्रों की स्थितियाँ बड़ी जर्जर होती हैं। ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊँ कि अगर हम यहाँ खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों की बात करें तो कोई भी ऐसा गाँव नहीं है जो खेती किसानी पर डिपेंडेंट ना हो। दूसरी तरफ होता क्या है कि उचित दाम ना मिलना और साथ ही साथ उनकी फसलों की उचित व्यवस्था ना होना, ये कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ा सर का दर्द होता है। और प्रायः कटनी ज़िले के जितने भी विधानसभा है, इन क्षेत्रों की स्थितियाँ ये होती हैं कि एक परिवार के लोगों में से ऐसे कुछ लोग होंगे जिन लोगों का रोजी रोजगार बाहर, यानी कि अन्य ज़िलों में, अन्य प्रदेशों में चल रहा होता है, और बाकी के जो बचे कुछ लोग हैं वो घर में खेती बाड़ी का व्यवसाय कर रहे होते हैं। अब व्यवसाय भी नहीं, बल्कि ये कह लें हम कि चाहे सब्जी साग सब्जी की खेती करें, फसलों की उपज कर रहे हों, जो भी है, इसको लेकर के जो है तो सब कुछ सारे दायरे एक क्षेत्र में सिमट जाते हैं और एक दायरे में सीमित होकर के ये लोग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए उचित कोई व्यवस्था ही नहीं होती। भाई अब हमें अगर उचित व्यवस्था की बात करनी है तो इसके लिए जिन्हें हमने चुनकर कुर्सी में बैठाया है उन्हें अब हमारे तक आना होगा। लेकिन वो क्यों आएंगे? क्योंकि अब 5 साल बाद उनका जब फिर इलेक्शन आएगा तब फिर हमारे पास आएंगे वोट मांगने के लिए, ऐसा लोगों का कहना होता है। क्योंकि ये लोगों से जुड़ी हुई बातें मैं कह रहा हूँ। भाई कहीं ना कहीं पर आज जब प्राय रूप से हम देख रहे होते हैं कि जो अभी जिस क्षेत्र में मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे इस क्षेत्र के मतलब कहा जाए कि एक हद तक 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जब आप जाएंगे तो ये महानदी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और महानदी यहीं पर से गुजर रही होती है। अब मैं जब इस क्षेत्र में आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है सिंचाई के संसाधन की। दूसरा, यहाँ पर मंडी की व्यवस्था नहीं होना। तीसरा, यहाँ पर व्यापार वर्ग तो है, लेकिन यहाँ पर के जो लोग हैं, जो उपज कर रहे होते हैं, जो किसान हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं पर अपने सिस्टम से ही मार खा जा रहे हैं, यानी कि फेलवर साबित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए व्यापारी वर्ग जो है तो हमेशा आपको पता होगा व्यापार किस हिसाब से करता है। अगर कोई किसी भी वस्तु की कीमत या कोई भी ऐसी उपज की वस्तु है, उसकी कीमत अगर मार्केट में 10 रुपये है तो
जो व्यापारी वर्ग का व्यक्ति है वो 5 रुपये में खरीदने का प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं पर 5 रुपये का नुकसान किसानों को हो रहा होता है। दूसरा, अगर यहाँ पर सिंचाई के संसाधन पर्याप्त रूप से कर दिए जाएं और बिजली की व्यवस्था जो आज, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं हूँ इस क्षेत्र की बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर लोगों को बिजली व्यवस्था भी करनी थी, तो लोगों ने स्वयं अपने हिसाब से की, अपने पैसे खर्च किए, तब जाकर के यहाँ पर बिजली की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पर तारों का बवंडर मचा हुआ होता है। देखते हैं हम, यहाँ पर ये तार झूल रही है, वहाँ पर वो तार लगी है, लोगों ने पाइपें बिछा रखी हैं, तो कहीं ना कहीं पर उन्होंने अपना माध्यम बनाया। क्योंकि जो सक्षम लोग थे, संपन्न लोग थे, उन्होंने क्या किया कि अपना खुद का बोर कराया और बोर के माध्यम से 2, 4, 10 लोगों के उसमें बीच में वही पानी बढ़ रहा होता है। अब सोचने वाली बात है कि हमारे पिछले हिस्से में जहाँ महानदी स्वयं विराजमान है, उस नदी का ओरा छोर निकल रहा है, नदी का पानी बह रहा है, लेकिन उस नदी का पानी यहाँ पर किसानों के लिए किसी काम का नहीं है भाई। क्योंकि किसी भी विधायक ने या किसी सांसद ने या फिर यहाँ पर के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि इन क्षेत्रों को हम बेहतर विकास की दिशा की ओर लेकर के जाते और मूलभूत सुविधाओं को व्यवस्थित कर देते हैं। ये यहाँ तक सीमित नहीं रह जाता भाई। हमने कहा ना कि अगर हमको किसी क्षेत्र के बारे में जानना है या किसी भी वर्ग के बारे में जानना है, तो उसी वर्ग में एक किसान वर्ग होता है भाई। किसानों का जो समूह है, किसानों का जो वर्ग है, वो करता क्या है भाई, वो तो कहीं ना कहीं पर अपने किसान होने का पूरा काम करता है और वो अपने हिसाब से अनाज का उत्पादन करता है भाई। किसी ने धान की खेती ज़्यादा की होगी, किसी ने गेहूं की ज़्यादा की, किसी ने चना, अरहर, सरसों, तो ये तमाम जो फसलें हैं इनको लेकर के वो पूरे के पूरे तीनों के तीनों, कहा जाए कि जो 3 मौसम है, उन तीनों मौसम में कहीं ना कहीं पर वो व्यस्त रहता है। और घर के जीवन यापन के लिए, खान पान के हिसाब से वो क्या करता है कि छोटी मोटी सब्जी के बागान बना करके अपने घर में, क्योंकि भाई महंगाई का दौर है और उस महंगाई के दौर में घर के जो खर्च है उसे बचाने के लिए यहाँ पर लोग थोड़ी बहुत भाजी, थोड़ी बहुत आलू की उपज, थोड़ी बहुत बैंगन, थोड़े बहुत टमाटर, और इस तरह करके वो अपने घर के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने घर के लिए, ना कि व्यवसाय के हिसाब से कुछ कर पाएँ। आपको बताऊं कि जिस क्षेत्र में हम हैं अभी वर्तमान में, इस क्षेत्र में काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में होती है और यहाँ पर कहा जाए कि किसानों के लिए वरदान साबित है भाई। काली मिट्टी की विशेषताएं आप लोगों को भी पता होंगी कि क्या और किस स्थिति में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो है आज अगर यहाँ पर बराबर सारे साधन संसाधन मिल रहे होते तो शायद किसानों की स्थितियाँ और बेहतर हो सकती थी, लेकिन ऐसा यहाँ पर किसी ने कभी न सोचा, न कभी किसी ने प्रयास किया। एक हद तक हमने बहुत कुछ समझने का प्रयास किया, तो यहाँ पर बहुत हद तक मैं देखता हूँ कि यहाँ पर के जो जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, विधायक जी होंगे, यहाँ पर के ग्राम पंचायत के जो मुखिया होंगे, और ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं पर यहाँ पर के जो एजुकेटेड पर्सन थे, और वो कहीं ना कहीं पर इन सब चीज़ों के मामले में बहुत पीछे रह गए। उन्होंने कभी ध्यान देने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी कमी है वो कमी सिर्फ इतनी सी है कि लोगों का ध्यान आकर्षण ना होना। और क्यों नहीं होता है, इसकी भी सबसे बड़ी वजह है भाई, जिन लोगों ने बचपने से लेकर के बड़े होने तक का उनका जीवन यापन सिर्फ इस बात को लेकर के गुजरा हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने हैं, मजदूरी यहाँ भी करनी है, मजदूरी बाहर भी करनी है। अगर हम यहाँ मजदूरी करते हैं तो हम शायद 4 पैसे कमाएंगे, और बाहर मजदूरी करते हैं तो शायद हो सकता है कि हम 12 पैसे कमा रहे हों। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि भाई पैसे का हमने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। अब ऐसा नहीं कि 4 पैसों में 12 पैसों में ही लोगों का जीवन यापन चल जाएगा, लेकिन बात तो है भाई, अगर आपकी घर की ज़रूरतें हैं भाई तो आपको पैसे तो कमाने पड़ेंगे। अब आप यहाँ रह कर के कमाएँ या बाहर रह कर के कमाएँ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सीमित होते हैं, तो वो अपने गाँव क्षेत्र में ही रुक जाते हैं, लेकिन जिनकी उम्मीदें बड़ी होती हैं, वो कुछ और ज़्यादा पैसे कमाने की जो चाहत रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बाहर की ओर भागना शुरू करते हैं। मैं बताऊं आपको कि बड़बारा विधानसभा नहीं बल्कि पूरे कटनी ज़िले की अगर मैं बात करूं, तो इस कटनी ज़िले में ट्रांसपोर्टेशन इतना अधिक होने के बावजूद, उद्योग अधिक होने के बावजूद, किसानों की भरपूर संख्या होने के बावजूद, कृषि उपज मंडी जो कि कटनी ज़िले की अगर हम बात करें तो कटनी ज़िले को कहा जाए कि ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से जाना जाता है। और
इतना सब कुछ होने के बाद मतलब ऐसा है कि यहाँ पर किसी तरह कोई कमी नहीं है, ना रोजगार की कमी होती, ना किसानों की कोई कमी है, ना उपज की कोई कमी है, किसी तरह कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर के लोग और ख़ास तौर पर प्रमुखता से अगर हम बात करें युवा वर्ग की और मजदूर वर्ग की, तो इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कटनी ज़िले में 4 विधानसभा होती है और उन चारों विधानसभा की स्थिति होती है कि यहाँ पर चाहे युवा वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो या कोई भी ऐसा वर्ग, तो वो बेचारे क्या कर रहे होते हैं, जीवन यापन के लिए 4 पैसों की आमदनी होना ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं पर वो बाहर जा कर के, हमने देखा यहाँ पर जब हमने इस आसपास के क्षेत्रों का जब जायज़ा लिया, तो यहाँ पर लगभग 75% युवा वर्ग, 50% और यानी कि क्योंकि देखिए 100 अगर 100 का रेशियो हम लेते हैं तो 100 के रेशियो में 75% युवा वर्ग वो पलायन कर चुका होता है, जो 2 महीने 4 महीने 5 महीने में संभवतः त्योहारों के समय ही कहीं बाहर राज्य में काम कर रहा होता है और वो सिर्फ त्योहारों के समय अपने घर आ रहा होता है। 50% जो एक ऐसा वर्ग जो कहीं ना कहीं पर मजदूरी का काम कर रहा है, तो उसकी बनी व्यवस्था अगर आसपास क्षेत्र में नहीं बन पा रही तो वो भी बाहर की ओर ही जा रहा होता है। बची यहाँ पर महिलाएं, तो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ घर गृहस्थी में ज़्यादा व्यस्त होती हैं और अंततः खेती बाड़ी के जो भी साधन संसाधन हैं उस पर उनका जीवन बीत रहा होता है। और यहाँ पर जो लोग हैं जो ज़्यादातर बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं, उन्होंने एक बार हमसे सवाल किया था कि भाई इसी चुनाव के समय पर विधानसभा 2023 का जब चुनाव चल रहा था, उस समय पर कुछ लोगों ने कहा कि भाई इस क्षेत्र में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी परिस्थितियाँ ये बनी कि यहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है। भाई यहाँ पर अगर किसान हैं, किसान वर्ग के साथ महिलाएं, पुरुष, युवा वर्ग, मजदूर वर्ग, तमाम सारे लोग हैं और आपके पास उपलब्धियाँ भी सब कुछ हैं। अब जैसे हमने कहा किसानों के विषय को लेकर के, तो किसानों को चाहिए क्या? किसानों को चाहिए कि अगर वो फसल उगाने का, फसल की उपज कर रहे हैं तो उन्हें सिंचाई के संसाधन आप दे दीजिए, बिजली की व्यवस्था दे दीजिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। लोगों ने जो नए युवा वर्ग के लोग थे जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, उन्हें भी बाहर काम करने जाना होता है। मजदूर वर्ग के लोग हैं जो वो भी बाहर जा रहे होते हैं। तो भाई मजदूर वर्ग के हिसाब से अगर आपने कभी इस क्राइटेरिया को तय किया होता कि क्यों ना इस क्षेत्र में चल रहे जितने भी काम हैं उनमें डिवाइडेशन करते थोड़ा सा और क्षेत्र वाइज क्षेत्र लोगों की लिस्टिंग की जाती कि भाई अगर आप इस कार्य के काबिल हैं तो आप ये कर लीजिए। युवा वर्ग की रही बात, तो पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान अब बाहर की ओर जा रहे हैं। भाई उन्हें भी बड़ी उम्मीद थी कि हम बड़ी उम्मीदों से पढ़ाई लिखाई हमने की, ग्रेजुएशन कर लिया, और ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी अगर आप अन्य राज्यों में जाएंगे, अन्य ज़िलों में जाएंगे तो आप शायद बड़े हैरत में पड़ जाएंगे कि ये वही पढ़ा लिखा युवा वर्ग है जो कहीं ना कहीं पर तगाड़ी सर में रख के ढो रहा होता है। तो क्या आज हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि ग्रेजुएट होने के बावजूद भी वो मजदूरी कर रहा होता है? ठीक है, काम करने में कोई शर्म नहीं होती, छोटा काम नहीं होता, कोई बड़ा काम नहीं होता, काम होता है, 4 पैसे क्योंकि आपको कमाने हैं। लेकिन क्यों ये सारी व्यवस्थाएं आखिर क्यों डगमग हैं? और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कटनी ज़िले की बात करूंगा, कटनी ज़िले के अलावा भी मैं और ऐसे कई ज़िले हैं जहां पर यह मान लीजिए कि कटनी ज़िला तो बहुत हद तक ठीक भी है, लेकिन किसानों के लिए, युवा वर्ग के लिए और तमाम जो कई ऐसे वर्ग हैं जो कहीं ना कहीं पर अपने साधन संसाधन की वजह से मार खा जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल यहाँ पर के लिए एक योजना जिसे हमने सोच रखा है, अब वो देखते हैं कि कलेक्टर महोदय से बात होती है तो क्या वास्तविकता के आधार पर हम इन क्षेत्रों में कुछ सुधार ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। और हमारा संभव प्रयास होगा कि यहाँ पर, क्योंकि महानदी के 2 हिस्से और 2 हिस्सों में एक तरफ दूसरा गांव होता है, एक तरफ दूसरा गांव होता, तो अगर उनको जोड़ दिया जाता, वहाँ पर ब्रिज का निर्माण हो जाता तो शायद एक डिस्टेंस कम हो सकता था। पढ़े लिखे लोगों के लिए तो भाई ऐसा है कि अब वो कहाँ क्या करना चाहते वो उनकी खुद की समस्या होती है, लेकिन किसान वर्ग और मजदूर वर्ग इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उस चुनौती को हम बराबर पूरा कैसे करते हैं। तो उस चुनौती को पूरा करने के लिए हमें शायद कलेक्टर महोदय से को जो है इस मामले को संज्ञान में लाना होगा कि यहाँ पर एक सबसे पहले तो मंडी तैयार किया जाए, और क्योंकि जब मंडी लगेगी तो तय है कि यहाँ पर का जो भी उपज है, फसलें हैं, सब्जी भाजी है, जो भी है, तो वो यहीं का यहीं अपना बिकेगी और लोग बाहर से आएंगे और यहाँ पर ख़रीदेंगे। तय है कि यहाँ पर का व्यापार भी मजबूत होगा।
अब जब व्यापार मजबूत होगा तो तय कि इस गांव के लोग भी धीरे धीरे सक्षम होंगे और किसान भी धीरे धीरे सक्षम होगा, लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस हद तक हमारा प्रयास सफल होता है भाई, क्योंकि छोटा सा हम प्रयास ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कटनी ज़िले के का जो बड़वारा विधानसभा है, इस बड़वारा विधानसभा में सुधार आएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर आसपास के और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वास्तविकता के तौर पर बहुत सारे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आज की जो हमारी चर्चा है, इस चर्चा से मेरा कोई और मकसद नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा है कि जब हम किसी क्षेत्र में जा रहे होते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर किसानों की स्थितियाँ परिस्थितियाँ, तो हम ज़्यादातर ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारे गांव क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी सिंचाई के संसाधन है ही नहीं और बगल से नदियाँ गुजर रही होती हैं, नदियों का बहाव हो रहा होता है। और नदियाँ भी कोई छोटी मोटी नदी नहीं बल्कि जीवनदायिनी नदियाँ होती हैं, और उन नदियों का पानी आज किसानों को ही नहीं मिल पा रहा होता। ये स्थितियाँ होती हैं। एक तरफ जो लोग संपन्न हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो लोग संपन्न नहीं वो क्या करें। तो ये ऐसा नहीं कि सारी जवाबदारियां नेताओं की ही बनती है या हम विधायकों के ऊपर थोप दें या जनप्रतिनिधियों पर, ये भी कहना उचित नहीं होगा। कहीं ना कहीं पर अगर इस क्षेत्र में या आसपास के जो भी ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर पढ़े लिखे युवा वर्ग के लोग हैं तो उन्हें इस पहल को करना चाहिए। और जो अपने आप को छोटा मोटा कहीं लीडर मान के बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे छुटभैया नेता, तो ये उनकी जवाबदारियाँ बनती हैं कि किस तरह से जो है तो अपने क्षेत्र को विकसित करें। और विकसित करने से क्या होगा, इसकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ कितनी बदलेगी, ये आने वाले समय में आपको स्वयं दिख जाएगा। क्योंकि आपका समय और हमारा समय बहुत कीमती होता है, और इस समय का हमने अगर थोड़ा सा भी, एक हिस्सा भी, एक अंशदान अगर हमने इन लोगों के बीच दिया तो तय है कि हमारा तो जो होगा सो होगा, इनका भविष्य ज़रूर सुनहरा हो जाएगा। आज हमने भी कुछ ऐसी पहल करने की शुरुआत की है, और देखना ये है कि वास्तविकता के आधार पर क्या हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि मैं ख़ास तौर पर मैं बताऊं कि किसी भी क्षेत्र में मैं रहूं, मेरा प्रयास ये होता है कि मैं यहाँ पर लोगों को सक्षम करने का प्रयास करूं। क्योंकि देखिए, पैसे से सक्षम करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अगर वो जिस व्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है उस व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत करना। भाई अगर कोई खेती करता है तो उसके लिए पानी बेहतर चाहिए, कुछ लोग पढ़ना लिखना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर एजुकेशन होना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए तो फिर मेडिकल की सुविधाएं अच्छी बेहतर करनी होंगी। अब हमको इन तक पहुंचना है तो बेहतर पहुंच मार्ग की आवश्यकता होगी। तमाम कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के लगातार भाई हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। अगर आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप भी छोटा सा प्रयास करिए। आप किसी भी क्षेत्र से हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको थोड़ी सी जो है तो उस क्षेत्र का मूल्यांकन करना है, वहाँ पर का मापदंड निकालना है और लोगों से सिर्फ बात करनी है कि उनकी एक्चुअल समस्याएं क्या क्या हैं। तो जब हम इन सारी बातों को लेकर के चलेंगे, क्योंकि देखिए क्या है, अगर आज अन्नदाता नहीं होते, ये समझ लीजिए आप कि आज सबसे अधिक मूल्यवान और कोई सबसे कीमती है तो वो किसान है। क्योंकि देखिए आज हम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर लें, अगर ये किसान नहीं होते ना तो शायद आज हम नहीं होते। क्योंकि आज मैं भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ तो भाई अगर मुझे भी भूख लगी है तो दो वक्त का खाना तो चाहिए ना। तो उसी अनाज से तो हमारा पेट भरता है और वही पानी होता है जिसे हम पी रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ख़ास तौर पर देखिए क्या है कि अगर घर की हो, पेट की हो, शरीर से जुड़ा हुआ सवाल है तो सिर्फ हमें जो है तो कुछ अगर जीवित रखता है तो ये भोजन पानी ही हमें जीवित रखता है। तो ये भोजन पानी कहीं और से नहीं आ रहा होता, बल्कि यही किसान आ रहे होते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में किसानों की जो आज स्थिति है, किसानों को जो है तो महज कुछ रुपए दे दिए जाते हैं, उनको जो है तो ये बता दिया जाता है सम्मान निधि है, फलाना ढिकाना है। ये इससे कोई विकास नहीं होने वाला और ना ही इससे किसानों की चुनौतियां ख़त्म होने वाली हैं। भाई आप एक बात बताइए कि ये जो यूरिया खाद, DOP वगैरह जो सारी चीज़ें आप इन्हें फ्री कर दीजिए, कम से कम कुछ तो होगा। आप बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं, सिंचाई के संसाधन आप दे दीजिए, बिजली की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दीजिए। कोशिश ये करिए कि भाई अगर हमने ट्रांसफार्मर लगवाया, आज जब मैं इस गांव में आता हूं तो यहाँ पर देख रहा होता हूं कि गिनती के 5-10 किसानों ने मिल करके एक खुद का ट्रांसफार्मर लगवाया। कितनी बड़ी विडंबना है कि सरकार एक तरफ लगातार बड़ी बड़ी बातें करती है, ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे होते, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है और भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही होती है। तो ये घुमा फिरा करके कहानियाँ सिर्फ वहीं प्रोटेस्ट पर ख़त्म हो जाती हैं और आरोप प्रत्यारोप में ही कहानियाँ ख़त्म होती हैं और लोग लड़ते मरते रहते हैं। ये कोई समाधान नहीं है भाई। अगर समाधान आप चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसानों पर ध्यान देना शुरू करिए, बाकी की व्यवस्थाएं धीरे धीरे ऑटोमेटिक सुधर जाएंगी। किसानों के लिए बताइए कितने ही उद्योग लगाए गए होंगे, कहीं कोई उद्योग नहीं होता। किसान
किस स्थिति में है, कैसे उसका जीवन यापन हो रहा है, इससे सरकार को दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता। लोगों ने हाँ ये ज़रूर हुआ है कि वोट बैंक के हिसाब से जनप्रतिनिधियों ने नहीं बल्कि सरकारों ने अपना अपना एक कोटा फिक्स कर रखा है। जैसे किसान सम्मान निधि का पैसा हो गया, कुछ और राशियां हैं जो धीरे धीरे अकाउंट में कहीं आती जाती रहती हैं, लेकिन वास्तविकता के तौर पर उतने पैसों में कुछ नहीं हो सकता। भाई किसी किसान ने अगर 1 लाख की फसल बोई है और एक बारिश के मौसम में पूरा नुकसान हो जाता है, फसल बीमा की भी बात जो है तो कहीं ना कहीं पर घूम फिर करके कहानियाँ बन जाती हैं फिर से, क्योंकि फसल बीमा योजना को भी लेकर के जो है तो कई सारी बातें जिनको लेकर के मैं बाद में आप तक आऊँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल इस वीडियो में ही जो है तो मेरा 25 से 30 मिनट लगभग हो रहा है और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है तो लोग देखना भी पसंद नहीं करते। हाल फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जय जवान जय किसान ये हमारे देश का नारा था। लोगों ने नारा कहा जाए कि स्लोगन को स्लोगन तक ही रहने दिया, और स्लोगन जब से बना होगा तो स्लोगन में ही वहाँ पर चला गया, सिर्फ कहने और सुनने के लिए जय जवान जय किसान हो गया है। तो चलिए ऐसे कुछ खास चर्चाओं के साथ लगातार हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। अब राजकुमार विश्वकर्मा की दौड़ तो भाई लंबी है, तय है कि किसी न किसी क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, अब मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ गवर्नमेंट होती है और एक तरफ मैं हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कि अब लोग भाई जिस चुनौती को लेकर के मैं मैदान में उतरा हूँ, तो ऐसा है कि मैं जीवन में चुनाव तो लड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरी एक सोच है, एक विचारधारा है कि जिस क्षेत्र की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को अंत तक जब तक मैं लड़ूंगा, जब तक पूरा उस कार्य योजनाएं पूरी नहीं हो जाती हैं, लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते हैं, तब तक मैं लड़ता रहूँगा। और कहीं ना कहीं पर से मेरे पास तो भाई अभी छोटा सा माध्यम यही है कि मैं अपनी बातें आप तक पहुँचाऊँ, तो हो सकता है कि वो बातें और कहीं तक पहुँचें। और गवर्नमेंट से मतलब जो जिला प्रशासन है उससे भी अपन बात करने का प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र के जो किसान हैं उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो